कैसे हैं दोस्तों? इस दीवार पर पड़े इन निशानों को जरा गौर से देखें। ये ली एनफील्ड राइफल की गोलियों के निशान हैं और दीवार है भारत के शहर अमृतसर में गोल्डन टेम्पल रोड पर वाक़ जलियांवाला बाग की। ये निशान आज से तकरीबन 104 साल पुराने हैं, लेकिन आज भी बरतानवी बर्बरियत की दास्तान चीख चीख कर सुना रहे हैं। क्यों 10,000 से ज्यादा के मजमे पर, जिसमें औरतें, बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल थे, अंधाधुंध गोलियां चला दी गई। रॉलेट एक्ट क्या था जिसके खिलाफ पुरअमन एहतजाज के लिए लोग जलियांवाला बाग में जमा हुए थे? सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल कौन थे और इनको क्यों गिरफ्तार किया गया था? ये सब जानिए आज की इस वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान अंग्रेजों ने हिंदुस्तान की तमाम रिसोर्सेज को खूब इस्तेमाल किया। लाखों की तादाद में हिंदुस्तानी सिपाही और मजदूर यूरोप, अफ्रीका और मिडल ईस्ट में ब्रिटेन की नौकरी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। फिर मुख्तलिफ रियासतों के राजा भी पाबंद थे ब्रिटिश आर्मी को असलहा, खाना और माली इमदाद फराहम करने के। दोस्तों, अगरचे हिंदुस्तान उस वक्त ब्रिटिशर्स की ही एक कॉलोनी थी, लेकिन फिर भी ये था तो हिंदुस्तानियों का खुला इस्तेहसाल। तो इसके खिलाफ पंजाब और बंगाल में काफ़ी मूवमेंट्स चल रही थी। इसके अलावा ब्रिटिश आर्मी में भी बगावत देखने को मिली, जिसको वक्त रहते ही कुचल दिया गया और ये इस्तेहसाल जारी रहा। इस तवील जंग की बहुत भारी कीमत चुकाना पड़ी थी ब्रिटेन को, पैसों की और इंसानी जानों की मद में, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स ने अपनी कॉलोनीज पर हैवी टैक्सेस आयद कर दिए। दोस्तों, साल 1919 आते आते ब्रिटिश इंडिया में बहुत से अहम वाकयात हो चुके थे, जैसा कि 1919 का लखनऊ पैक्ट, जिसमें ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अलायंस कर लिया था। फिर इसके अलावा महात्मा गांधी भी इंडिया वापस आकर काफ़ी मकबूल लीडर बन चुके थे और उनकी ज़ेर सरपरस्ती अक्सर ही हिंदुस्तानी अवाम ब्रिटिश इस्तेहसाल के खिलाफ खड़ी हो जाया करती थी और यही बात ब्रिटिश हुकूमत के लिए खतरे की घंटी थी। इन्हीं पेचीदा हालात के पेश नज़र फरवरी 1919 में ब्रिटिश हुकूमत ने एनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट पास कर दिया और ये सर सिडनी रॉलेट की तरफ से पास किया गया था, इसीलिए इसको रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। इस एक्ट के मुताबिक बरतानवी हुकूमत किसी भी हिंदुस्तानी को शक की बुनियाद पर, सिर्फ शक की बुनियाद पर गिरफ्तार कर सकती थी और 2 साल तक कैद भी रख सकती थी, और वो भी बिना किसी कानूनी या अदालती कार्रवाई के। दोस्तों, ये एक्ट हुकूमती सफ़ाकियत का खुला शाखसाना था, सो इसके खिलाफ मुल्क भर में इनकलाबियों की जानिब से एहतजाज की कॉल दे दी गई और उस वक्त अंग्रेज़ों के खिलाफ एहतजाज का सबसे बड़ा मरकज़ पंजाब था। अप्रैल 1919 के पहले हफ्ते में ही बगावती मुहिम अपने उरूज पर पहुंच चुकी थी। कहा जाता है कि पूरा लाहौर सड़कों पर आ चुका था और सिर्फ अनारकली बाजार में ही 20,000 से ज़्यादा का मजमा सरापा एहतजाज था। इसके अलावा भी पंजाब भर में मुख्तलिफ मकामात पर रॉलेट एक्ट के खिलाफ एहतजाज जारी थे। इन बगावती सरगर्मियों में महात्मा गांधी के साथ 2 नाम बहुत नुमायां थे, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। दोस्तों, सैफुद्दीन किचलू कांग्रेस के मेंबर थे। इनका ताल्लुक एक कश्मीरी ब्राह्मण खानदान से था जो इस्लाम कबूल कर चुका था और ये 19वीं सदी के आखिर में कश्मीर से अमृतसर शिफ्ट हुए थे। डॉक्टर सत्यपाल एक फिजिशियन थे और जवाहरलाल नेहरू के करीबी दोस्तों में से थे। ये दोनों, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल, रॉलेट एक्ट के खिलाफ गांधी जी की सत्याग्रह में पेश थे और इसी की वजह से 10 अप्रैल 1919 को इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और एक नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। दोस्तों, अब पंजाब के हालात काबू से बाहर जाने लगे, लोगों के अंदर का इश्तियाल भी बाहर आने लगा। उसी दिन अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर माइल्स इरविंग के घर के बाहर एहतजाज जारी था, जब निहत्थे लोगों पर गोलियां चला दी गई, जिसके बाद पुरतशद्दुद वाकयात का एक सिलसिला शुरू हो गया पंजाब भर में। इश्तियाल में आए हुए लोगों ने ब्रिटिश इमारतों पर हमले शुरू कर दिए। फिर इसके अलावा बहुत से ब्रिटिश बैंक्स को नुकसान पहुंचाया गया और काफ़ी ब्रिटिशर्स को मार भी दिया गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, 2 ब्रिटिश औरतों का भी इस्तेहसाल हुआ। 11 अप्रैल को मार्सेला शेरवुड नाम की एक टीचर स्कूल बंद करके बच्चों को हिफाजत के साथ घर पहुंचाने जा रही थी। जिस वक्त एक तंग गली से गुजरते हुए, जिसे कूचा खुरीचा कहा जाता है, कुछ लोगों ने इन पर हमला करने की कोशिश की, मगर कुछ लोकल हिंदुस्तानियों ने ही इनको हुजूम से बचाकर गोविंदगढ़ फोर्ट में छुपा दिया। दोस्तों, फिर 19 अप्रैल को जब जनरल डायर मिस शेरवुड के पास आए तो उन्होंने उसी कूचा खुरीचा में कुछ लोकल इंडियंस को कोहनियों के बल चलवाया और मिस शेरवुड से माफ़ी मंगवाई। और इतना ही नहीं, एक इंस्पेक्टर को इस वाक़े की वजाहत देते हुए उन्होंने कहा कि ये हिंदू अपने देवी देवताओं के हुजूर मुंह के बल रेंगते हुए जाते हैं, तो मैं चाहता था कि ये जान लें कि एक अंग्रेज़ औरत भी इनके देवी देवताओं जितनी ही मुकद्दस है, सो मैंने ऐसा किया।
दोस्तों 11 अप्रैल के उस पूचा खुरीचा वाले वाक़े के बाद 2 दिन तक तो अमृतसर में खामोशी रही थी। इसके अलावा पंजाब भर में मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज हो रहे थे, इश्तियाल अंगेजी के वाक़यात भी चल रहे थे। रेलवे लाइन्स काट दी गई थी, सरकारी इमारतों को आग लगाई जा रही थी और तो और 2-4 यूरोपियंस को भी मार दिया था। अब 12 अप्रैल की शाम को अमृतसर के लीडरों ने हिंदू कॉलेज डब खटीका में एक मीटिंग रखी। इस मीटिंग में हंसराज, जो कि सैफुद्दीन किचलू के साथी थे, उन्होंने 13 अप्रैल को दोपहर 4:30 बजे जलियांवाला बाग के अंदर एहतजाज की कॉल दे दी। और फिर दिन आया 13 अप्रैल संडे का। माइकल ओडायर को ये यकीन था कि आज कुछ न कुछ बुरा होने का अंदेशा है, क्योंकि उस दिन शहर में बैसाखी का त्यौहार भी मनाया जाना था। दोस्तों ध्यान रहे, इस कहानी में डायर नाम के 2 अशखास हैं। एक माइकल ओडायर जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर थे पंजाब के, और दूसरा जनरल रेगिनल डायर। खैर, सुबह 9 बजे जनरल रेगिनल डायर ने ऐलान करवा दिया कि अब से तमाम पब्लिक गैदरिंग्स पर पाबंदी होगी और रात 8 बजे से शहर भर में कर्फ्यू भी नाफिज कर दिया जाएगा। दोस्तों ये ऐलान इंग्लिश, उर्दू, हिंदी और पंजाबी में भी किया गया, लेकिन ज्यादातर लोगों ने इस पर कान नहीं धरे। सो गिरदो नवा के देहाती इलाकों से लोग बैसाखी का त्यौहार मनाने के लिए गोल्डन टेम्पल रोड पर वाक़ जलियांवाला बाग में जमा होना शुरू हो गए। दोस्तों अब पुलिस को खुफिया जराये से जलियांवाला बाग में होने वाली प्रोटेस्ट मीटिंग की खबर मिल चुकी थी और यही खबर गर्दिश करते करते 12:40 तक जनरल डायर तक भी पहुंच चुकी थी। अब तक हजारों की तादाद में लोग जलियांवाला बाग पहुंच चुके थे। वैसे वो मीटिंग तो चंद लोगों की थी, लेकिन लोग दूर दराज के इलाकों से बैसाखी का मेला देखने के लिए आए हुए थे, जो कि पुलिस ने 2 बजे तक बंद भी करवा दिया था। सो अब लोग गोल्डन टेम्पल हरमंदिर साहब पर दर्शन करके वापस जाने के लिए जलियांवाला बाग से गुजर रहे थे और वही लोग इस मीटिंग का हिस्सा भी बनते जा रहे थे। इसी तरह दोपहर तक अब वहाँ एक बड़ा हुजूम जमा हो चुका था। डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर किचलू की गिरफ्तारी को हम अजाई नहीं जाने देंगे। इस संघर्ष को हम जारी रखेंगे। इस संघर्ष को हम जारी रखेंगे। दोस्तों जलियांवाला बाग 6 से 7 एकड़ पर फैला हुआ एक मैदान था, जिसके चारों तरफ 10-10 फीट की दीवारें और कम से कम 4-4 मंजिला घर थे। इसकी 5 एंट्रेंसेस थी जो कि काफी तंग थी। बाग के सेंटर में एक समाधि थी और एक तकरीबन 20 फीट के डायमीटर का कुआं। दोस्तों जनरल डायर का कहना था कि जब वो वहां पहुंचे तो वहां 6000 का मजमा था, जबकि हंटर कमीशन रिपोर्ट के मुताबिक वहां पर मजमे की तादाद 10,000 तक पहुंच चुकी थी। दोस्तों इस वाक़े को लेकर ब्रिटिश हुकूमत पर एक क्रिटिसिज्म ये भी किया जाता है कि जब आपको दोपहर 12 बजे तक ये खबर मिल चुकी थी कि जलियांवाला बाग में लोग जमा हो रहे हैं, तो आपने उनको किसी पुरअमन तरीके से वहां से हटाने की कोशिश क्यों नहीं की। खैर दोस्तों, मीटिंग शुरू होने के 1 घंटे बाद तकरीबन 5:30 बजे के आसपास जनरल डायर 50 फौजियों को लेकर जलियांवाला बाग पहुंच गए और इन 50 के 50 सिपाहियों के हाथ में 303 ली एनफील्ड राइफल्स थी। दोस्तों इन सिपाहियों में जनरल डायर खास तौर पर कुछ एथनिसिटीज़ के सिपाही लेकर आया था, जिनमें गुरखा, पठान, बलोच और सिंधी शामिल थे, जो कि ब्रिटिशर्स से अपनी वफादारी साबित कर चुके थे। इसके अलावा वो 2 असलहे से लेस गाड़ियां भी लेकर आया था, जिन पर मशीन गन्स नस्ब थी, लेकिन वो तंग एंट्रेंस की वजह से अंदर आ ना सके। बहरहाल जनरल डायर ने अपने सिपाहियों को बाग के एग्जिट्स पर तैनात कर दिया और हुजूम की तरफ बंदूकें तान दी। एक सिपाही ने जनरल डायर से कहा भी कि सर, वी शुड वार्न देम, हमें इनको एक वार्निंग देनी चाहिए। Should we issue a warning, sir? लेकिन जनरल डायर ने जवाब में कहा, दे हैव हैड देयर वार्निंग। They've had their warning. दोस्तों इस मजमे में बेशुमार औरतें, बच्चे और बुजुर्ग शामिल थे, जो कि बैसाखी का त्यौहार मनाने के लिए वहां जमा हुए थे। इतनी खतरनाक राइफल्स का रुख अपनी तरफ देखकर उस मजमे में एक भगदड़ मच गई, लेकिन फिर भी मसला ये था कि बाहर जाने के रास्ते पर तो सिपाही तैनात थे और बाग चारों अतराफ से दीवारों और घरों से घिरा हुआ था। फिर जनरल डायर ने सिपाहियों को हुक्म दिया, फायर, और सिपाहियों ने निहत्ते लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर दी। कोई दीवारें फैलाने की कोशिश में था, कोई कुएं में कूद रहा था। दोस्तों कई औरतों ने बच्चों समेत कुएं में छलांग लगा दी थी। 10 मिनट तक ये अंधाधुंध फायरिंग जारी रही और लोग गोलियों से या भीड़ के नीचे कुचल कर या फिर कुएं में गिरकर मरते रहे। दोस्तों हंटर कमीशन रिपोर्ट के मुताबिक इस हादसे में मरने वालों की तादाद 379 बताई गई है, जिसमें 337 मर्द, 41 बच्चे और 1.5 महीने का बच्चा भी शामिल है। दोस्तों इस कैजुअलिटीज फिगर में काफी तजाद है, क्योंकि कांग्रेस का कहना था कि इस हादसे में 1000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। स्वामी श्रद्धानंद ने भी महात्मा गांधी को 1500 कैजुअलिटीज का ही खत में लिखा था, और ये मुमकिन भी था क्योंकि उस वक्त बाग में कम से कम 6000 और ज्यादा से ज्यादा 20,000 तक का मजमा था और उन निहत्ते लोगों पर 10 मिनट तक
1650 राउंड्स फायर किए गए थे और ये फिगर जनरल डायर ने कमीशन को वजाहत देते हुए खुद बताया था। उसका कहना था कि मैंने ये गोलियां हुजूम को मुंतशिर करने के लिए नहीं बल्कि उनको उनकी नाफरमानी की सजा देने के लिए चलाई हैं। इसके अलावा उसका कहना था कि गोलियों से ज्यादा तो लोग भीड़ के नीचे कुचलकर या कुएं में गिरकर मरे हैं। वैसे रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ कुएं से ही 120 लाशें निकली थी। दोस्तों, जनरल डायर का काफी अरसे तक ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से ट्रायल तो चलता रहा लेकिन कोई हतमी फैसला या सजा नहीं हुई। इसीलिए एक बच्चा जो कि जलियांवाला बाग में इनकी गोलियों से बच गया था, उसने इस जुल्म का बदला लेने की कसम खाई और वो था उधम सिंह। उसने 13 मार्च 1940 को लंदन के कैक्सटन हॉल में माइकल ओ डायर, जो कि सानिया जलियांवाला बाग के दौरान पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उनको गोली मार दी। लोगों में आज भी ये गलतफहमी पाई जाती है कि उधम सिंह ने जनरल डायर को मारा था, लेकिन जनरल डायर 1927 में ही तबई मौत मर चुका था। तो दोस्तों, ये था सानिया जलियांवाला बाग। आप मज़ीद ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।